माननीय कुलाधिपति महोदय, मंच पर आसीन गणमान्य सज्जन, मित्रों, सारे अतिथिगण, मेरे साथ दो समस्याएं हैं। एक तो मैं बोलता बहुत तेज़ हूँ, इसका कुछ अंदाज़ा आपको हो गया होगा। तो जब कहा गया कि 20 मिनट तक प्रेरक संबोधन करना है नौजवान दोस्तों को, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि 20 मिनट भरना मेरे लिए असंभव होता है। और दूसरा जो समस्या थी, आपने जो वीडियो क्लिप्स तैयार किए, जो मैं सोचकर आया था दिल्ली से कि क्या आपसे बोलूँगा, कुछ नीति कहूँगा, कुछ बोलों का जिक्र होगा। दूसरी चेतावनी ये दे दी गई कि खाने के इस संबोधन में, किसी भी और संबोधन में, राजनीति का स्पर्श ना हो। अब मुझे लगता नहीं कि खाने की बात हो और राजनीति न हो, अब उसमें हिंदू मुस्लिम न हो, मुग़ल अंग्रेज़ न हो, ये तो चलेगा, मगर खाना हो और राजनीति न हो, ये कैसे चलेगा। मुझे याद आता है, आज यहाँ भाई रामेश्वर बूटा बैठे हैं, अग्रज हैं। मैं जब 18-19 वर्ष की उम्र में पढ़ने के लिए, शोध के लिए दिल्ली आया, तो सप्रू हाउस में रहता था और वहाँ हॉस्टल में, जैसा आप में से कई लोग होंगे, रहता था। तो पहली शर्त ये थी, जब मैं पहाड़ से आया था, ये तो पाकिस्तान से आके रजौरी में बसे थे, इसका चर्चा बाद में होगा, वो राजनीति आप कैसे छोड़ेंगे। तो मेस मैनेजर ने मुझसे कहा कि अपना नाम पहाड़ के, नैनीताल के राशन कार्ड में कटा दिखाओ, तब तुम्हारा नाम हॉस्टल के मेस रजिस्टर में चढ़ेगा। और यही हुआ। वो था खाने की अभाव की राजनीति। जब भारत में हरित क्रांति नहीं आई थी, ये मेधा क्रांति तो बहुत दूर की बात है, आभासित क्रांति, कंप्यूटर क्रांति बहुत दूर की बात है, और तब खाने के लिए गेस्ट कंट्रोल ऑर्डर होता था। तो 5 से अधिक अतिथियों को आप अन्न के बने व्यंजन नहीं खिला सकते थे, तो आलू के ही 5 प्रकार खिलाए जाते थे, और वो बेईमानी करने को फिर 5 नामों से 5-5 अतिथि बुलाए जाते थे, आदि आदि। ये एक राजनीति है। दूसरी राजनीति मुझे जो खाने की लगती है, जिससे हम छुटकारा नहीं पा सकते, वो मेरे व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी राजनीति नहीं है। वो है अभाव की राजनीति और संपन्न व्यक्ति की राजनीति, और भारत में वर्ण की राजनीति, जो जाति व्यवस्था है, उपजाति व्यवस्था है। कल जहाँ हम लोगों का संबोधन हो रहा था विचार मंथन में, डॉक्टर लोहिया के कई चित्र लगे हुए थे। अब आप उनका एक वाक्य मैंने कल भी कहा था, जो मुझे भुलाए नहीं भूलता, कि हिंदुस्तान में औरत को रोटी और बच्चा पैदा करने की मशीन समझा जाता है। तो एक जो लिंग भेद की राजनीति है, उसको आप खाने से अलग कैसे करेंगे। माँ के हाथ का खाना, बहन के हाथ का खाना, भाभी के हाथ का खाना, वो बेचारी तो मर गई, आपको स्वादिष्ट खाना खिलाते खिलाते, बेगार करते करते रसोई में, उनका किसी ने वेतनमान तय नहीं किया, उनका मुआवजा तय नहीं किया, और आपने चटखारा लिया और कहा अद्भुत हमारे खाने का स्वाद था, जायका था। ये दूसरी राजनीति है। तीसरी राजनीति का जिक्र मगर मेरा काम कल रात बहुत सहज हो गया। खाने के समय एक बड़ी विचारोत्तेजक चर्चा भाई अजय चौधरी के साथ हो रही थी, तो उन्होंने अनायास कहा कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं अगले 25 वर्ष में भारत की दशा क्या होगी, उसके बारे में अगर कहूँ तो आज 2025 है, 2050 तक क्या होगा। तो मेरे दिमाग में ये चीज़ आई कि क्यों मैं उनसे प्रेरित होकर, आपको प्रेरित संबोधन करने के पहले उनसे मैं बहुत अच्छी तरह प्रेरित हुआ कि मैं क्यों नहीं अगले 25 साल में खाने के बारे में बात करूं, और पिछले 25 साल में जो कुछ मुझे याद आता है उसकी बात करूं। तो हमारे एक मित्र हैं, आजकल तो उनसे मेरे संबंध बहुत मधुर नहीं रह गए हैं, मालविका सिंह। उन्होंने सेमिनार की जब वो संपादिका थी, एक बार मुझसे कहा कि तुम पिछले 10 वर्ष के भारतीय खाने के बारे में और अगले 10 वर्ष के बारे में कुछ लिख सकते हो क्या। मैंने, छपास होती है, नाम छपा देखने में बड़ा मज़ा आता है, मैंने तत्काल हाँ कर दी। हाँ करने के बाद लगा कि मैंने मूर्खता की। जहाँ मैं चर्चा कर रहा था भाई रामेश्वर बूटा के साथ सहयोग का, रहने का, तो तब मुझे याद आया मैं कहाँ खाता था और क्या खाता था। त्रिवेणी में एक टी टेरेस हुआ करती थी, वहाँ पूरन देवी आचार्य नाम की महिला उसे चलाती थी, और वो उस हिसाब से महंगी जगह थी। तब हम लोगों की छात्रवृत्ति 200 रुपया प्रतिमाह थी, 80 रुपये का छात्रावास था, तो 1 रुपये का टोस्ट भी, 1 रुपये का कीमा पराठा भी महंगा लगता था। सस्ता खाना आज़ाद ढाबे का शंकर मार्केट में था, जहाँ 70 पैसे में 4 रोटी दाल मुफ्त मिलती थी। भाई राजकुमार सामने बैठे, इनके संग तो और दिल्ली के खाने का, जो दिल्ली का खाना नहीं, भारत का खाना है। मैं अपनी विरासत की बात करूंगा, पहचान की बात करूंगा, मगर ये व्यक्तिगत बातें करना ज़रूरी है कि मैं दुर्भाग्य से एक ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ। उसके बाद जात तो कब की चली गई थी, दादाजी नानाजी के ज़माने से ही जात चली गई थी, बहिष्कृत थे हम लोग, मगर कहीं न कहीं नाम के साथ जो जात जुड़ी होती है। अच्छा, आप तो फिर ये गोश्त कैसे खा रहे हैं, तो पहाड़ी ब्राह्मणों को तो गोश्त नहीं खाना चाहिए, आप तो कुल कलंक हैं। अब
ऐसा हुआ कि डी एन झा जी के चेहरे पर जो कालिक पोती गई थी वैसा तो मेरे संग आज तक नहीं हुआ है, मगर 2-4 बार मारपीट की नौबत आ गई कि क्यों खाते हो, कैसे खाते हो, कुल कलंक हो, आदि आदि। अब मुझे इन सब बातों को जब मैं याद करता हूँ तो मुझे लगता नहीं कि आप खाने की बात करें और राजनीति को छोड़ें। बहुत संक्षेप में एक ऐतिहासिक बात है, हिंदुस्तान का जो इतिहास है उसको किस चीज़ ने निर्मित किया है। एक है मसाला समुद्री राजमार्ग, एक है रेशम राजमार्ग। जो रेशम राजमार्ग जाता था चीन से तुर्की तक, और जो मसाला राजमार्ग आता था दक्षिण पूर्व एशिया से भारतवर्ष तक, और भारतवर्ष में उन दोनों का एक चौराहा दुरास्ता जो भी ये बनता था। और इस्लाम के आने के बहुत पहले अरब सौदागर भारत में आते थे, रोमन व्यापारी आते थे, यहाँ मदिरा के चषक लाते थे, स्वर्ण मुद्राएं छोड़कर जाते थे। सिकंदर जब भारत आया तो उसने चंद्रगुप्त मौर्य से जब उसका संवाद हुआ तो एक यूनानी राजकुमारी से उनकी शादी हुई और उसने कहा कि 50 मुझे योगी चाहिए, ये आप मदिराएं ले लो, आदि आदि। तो हमारा इतिहास अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है इतिहास के उतार चढ़ाव से, हार जीत से। उसका मतलब ये नहीं कि विदेशी आक्रमणकारी आए और उन्होंने हमारा खाना बदल दिया। अब जब आपने बात मुगलों की तो मुझे लगता है कि 3 चीज़ों का जिक्र उन्होंने 3 शब्दों का किया तो लगभग आधा तो मेरा भाषण उसी में निकल जाता है वीडियो क्लिप में, कि भारतीय खाने के बारे में, परंपरा के बारे में सबसे बुरी चीज़ ये है कि 3 चीज़ें हैं। मुगल खाने का मिथक है, तंदूरी की त्रासदी है और करी का अभिशाप है, कि 3 चीज़ें हैं जिनको आप खाएंगे। मैंने हॉली से पूछा था कुलाधिपति महोदय से कि खाना आप खिला क्या रही हैं, तो क्योंकि आप कह चुके थे कि खाने में फिर आप सोचिएगा कि आप क्या खा रहे हैं, तो मैं बिना मतलब कोई रहस्योद्घाटन किए कहूँ कि हमको खाने में दिन में मुर्ग टिक्का मिलने वाला है। अब अगर मुर्ग मलाई टिक्का मिलने वाला है तो ये तो दिग्विजयी खाना है। विलायत में जाके इसने फ्राइड फिश और चिप्स को अपदस्थ कर दिया और वहाँ का राष्ट्रीय भोजन मुर्ग मसाला टिक्का बन गया। अब उसको बनाने वाले वहाँ का राष्ट्रीय भोजन संयोग से कोई भारतीय विशारद नहीं थे, एक पाकिस्तानी थे जिन्होंने अपने सुपर स्टोर में इसका शुरुआत की। एक इसी तरह की चीज़ है कि जो बटर चिकन है जिसको लेके बड़ी मुकदमेबाजी हो रही, वो हम नहीं खा रहे, मगर मुर्ग मलाई टिक्के को ही अगर आप टमाटरी मखनी ग्रेवी में डाल दें तो वो बटर चिकन बन जाता है। अब खाना जो अविभाजित भारत का है, जब इन्होंने कल बात, मैं आपकी किताब पढ़ गया रात भर पूरी, बल्कि उसमें एक पंक्ति मुझे और बड़ी अच्छी लगी जो उसमें बहुत सूत्र वाक्य है, जो मैं हर वक्त शिकायत करता रहता हूँ कि कमरे में ये नहीं है, कमरे में वो नहीं है। आज भी मुझे पता चला कि कमरे में चार्जिंग प्लग खाट के नीचे छुपा के रखा गया है। तो इनकी किताब में एक अद्भुत पंक्ति है कि कंप्लेंट इज़ अ गिफ्ट। आपको कोई भी आदमी जब शिकायत कर रहा है तो आपको बेहतर बनने के लिए एक मौका दे रहा है, उसे एक बेशकीमती उपहार आप समझिए। दूसरी चीज़, जो किताब जब मैंने शुरू की तो छोड़ी नहीं गई, वो शुरू बड़ी रोचक तरीके से होती है। उसका पहला वाक्य है कि और बच्चे खेलते हैं कुत्ते के पिल्लों के साथ, मुझे खेलने को बाघ का एक बघेरे का बच्चा मिला था। संयोग कुछ ऐसा है कि जिस पहाड़ी जंगली इलाके में मेरा जन्म हुआ, बचपन में खेलने का मौका हमें भी एक तेंदुए के बच्चे के साथ मिला। बर्फ़ में वो दरवाजे में खरोंच मार रहा था, पिता ने सोचा डॉक्टर थे कोई मरीज है, दरवाज़ा खोला तो वो बच्चा भीतर आ गया। किस हालत में अपनी माँ से दूसरा पहुँचा ये हमें पता नहीं। वो 3-4 महीने हमारे साथ रहा और उसके बाद उसे अजायब घर में देना ही पड़ा। अब इनकी कहानी बड़ी रोचक है कि इनकी कहानी एबटापार्ट से परिवार शुरू करता है। इनके पिताश्री बहुत सफल क्रिमिनल लॉयर थे, भारत आते हैं तो रिफ्यूजी हो जाते हैं, उसको अपने भाग्य का उतार चढ़ाव स्वीकार करते हैं, एक रिफ्यूजी कैंप में कोयले की ढेरी के साथ रहना शुरू करते हैं, वहाँ उनको कोई पहचान वाला मिलता है, संयोग से फिर वो भारतीय प्रशासनिक सेवा में आते हैं। अब इसकी मज़ेदार कहानी का, चौधरी साहब की कहानी का मज़ा ये है, वो कहते हैं कि जबलपुर में मेरे पिताश्री ने अपना घर बनाया, वो जबलपुर को अपना घर मानते हैं और जबलपुर में ही पढ़ाई लिखाई हुई, वहाँ ओशो की भी हुई, हरिशंकर पारसाई की भी हुई, कई लोग जुड़े हैं वहाँ से। मगर जो इनकी कहानी में मुझे सबसे रोचक लगता है, जो आदमी एबटापार्ट से चला, अभी अविभाजित भारत में रावलपिंडी कैंटोनमेंट इस्लामाबाद के पास से, वो अपना घर पंजाब में नहीं मानता, वो अपना घर जबलपुर को ही मानता है, क्योंकि उनके पिताश्री की कर्मभूमि मध्य प्रदेश ही रहा था। और उसमें फिर और कहानियाँ बहुत अच्छी जुड़ी हैं जो बड़ी रोचक हैं। मगर जो आदमी अपनी जड़ें कहीं समझता है, उसके साथ खाना जुड़ा होता है।
और उस खाने की ही पहचान होती है। तो मुझे लगता है अब अगर हम बात करें कि आज भारतीय खाने की समस्या क्या है, चुनौती क्या है, तो मुझे बार बार त्रिवेणी टेरेस याद आता है, शंकर मार्केट याद आता है, PRRM कॉफ़ी हाउस याद आता है, मोती महल उन दिनों याद आता है जब रुपये 1.5 में वहाँ खाना होता था। रुपये की बड़ी कीमत थी, तब रुपये में 16 आने होते थे, सच झूठ भी 16 आने में नापा जाता था। मगर मज़ेदार बात यह है कि आज क्या हिंदुस्तानी खाने में कोई ऐसी विरासत है जिसके बारे में हम कहते हैं ये हमारी अनमोल विरासत है। रविचंद्रन जी यहाँ बैठे हुए हैं, सात्विक आदमी हैं, इडली खाई, रसम खाया, तृप्त हुए और नंडरी कहा, वणक्कम कहा, बड़ा आनंद है। क्या ये सच नहीं है कि कश्मीर में, लद्दाख में भी आपको इडली और डोसे और उत्तपम मिलते हैं, और आप जब अंडमान निकोबार में होते हैं तो आपको तंदूरी चिकन टिक्का मिलता है। इसके लिए ये परंपरा हमारे भारतीय भोजन की अनमोल विरासत है। आप ग्वालियर में खाएं तो आपको कोई अच्छा फ्राइड मुर्गा बनाने वाला भी मिल जाएगा, पोहा बनाने वाला भी मिल जाएगा। आपने कल बड़े नायाब गुलाब के भिंड के लड्डू खिलाए और पेड़े, और भिंड के जो पेड़ों के सब चक्कर है कि एक पेड़ा मथुरा का है, एक पेड़ा धारवाड़ का है, एक पेड़ा वर्धा का गोरस का पेड़ा है, विनोबा भावे का, और एक पेड़ा ये है। अब इन पेड़ों में लड़ाई होती रहेगी कि कौन पेड़ा सर्वश्रेष्ठ है, मगर जब वो पेड़ा खाते हैं तो क्या मैं ये कहूँ कि सिर्फ भिंड मुरैना का, इनके गांव का है तो वो इनकी विरासत है, वो पेड़ा मेरी विरासत नहीं है। और जो धारवाड़ हुबली का पेड़ा है उसके बारे में अगर आप देखें तो उसको बनाने के लिए उत्तर प्रदेश से, अवध के क्षेत्र से कोई आदमी वहाँ गया था, और जो दूधिया भदौरिया था या नहीं था या यादव था। तो मुझे लगता है कि हमको एकता के सूत्र में बांधने वाली जो चीज़ है वो हमारा खाना है। मैं दूसरा उदाहरण आपको दूंगा। आप मीठा खाएं या नमकीन खाएं, बिरयानी बदनाम है। बिरयानी तो खैर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मगर पुलाव बहुत नफीस होता है। केसर कश्मीर से चलता है, कश्मीरी खाने में उसका नाम मात्र का प्रयोग होता है। उससे केसरी हलवा, केसरी भात दक्षिण में बनाया जाता है, फिरनी में पड़ता है, पुलाव में पड़ता है, बिरयानी में पड़ता है, कहाँ नहीं पड़ता है, केसर का कुमकुम लगता है। अब जो लौंग, काली मिर्च और इलायची केरल में अल्लाह ताला की बागबानी से निकल के आते हैं, वो सारे भारत में होते हैं। तो हम कुछ भी कभी भी खा रहे होते हैं। हम पहाड़ में रहते हैं और नारियल का बुरादा, जो गरीब आदमी का मेवा है, वो काट के मिठाई में पड़ता है। जब आप देखें तो वो नारियल हमारे यहाँ तो कहीं पैदा नहीं होता, वो कहीं तटवर्ती इलाके से ही आता होगा। और जहाँ आप अच्छे आलू की गुणवत्ता कहते हैं तो आप कहते हैं बंगाली हिंग दिए आलूर दम हो, या कश्मीरी आलू दम हो, या आलू दम बनारसी हो, या आलू दम जयपुरी हो, वो आलू पहाड़ी आलू सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो मेरा मन तो ये मानने का नहीं करता कि पुर्तगाली से लाए थे, हमारे पास अपना आलू कहीं ना कहीं ज़रूर था। वही बात मिर्च की है। आप कौन सी मिर्च खा रहे हैं? नागौरी मिर्च खा रहे हैं, आप मथानिया मिर्च खा रहे हैं, आप बडगी खा रहे हैं, आप संकलेश्वरी खा रहे हैं, आप लौंका खा रहे हैं, या आप भूत जुलकिया खा रहे हैं, या डल्ली मिर्ची खा रहे हैं। मुझे लगता है कि हम अपने खाने के बारे में जब सोचते हैं तो इन्होंने बहुत रोचक बातें टेक्नोलॉजी के बारे में कही। मुझे लगता है कि हमारे खाने की विरासत को बड़ा ख़तरा टेक्नोलॉजी से है, क्योंकि जब गाने वाला, अब इनको तो गाने का भी शौक़ है, और वो कई बार ये होता है जो अच्छा गाना सुनने वाला होता है, सामने बैठे हैं गुणीजन, वो कलाकार की आवाज़ सुनना चाहता है, वो माइक का इंटरफेरेंस नहीं चाहता है। वो चाहता है तार सप्तक में कहाँ गए थे। आप जब पंचम से धैवत तक आए थे तो शुद्ध स्वर लगा था, मध्यम स्वर लगा था, तीव्र लगा था, कण से आपने गए थे, गमक क्या थी, मीड़ क्या। खाने में भी यही सब कुछ होता है। अगर आपको अपनी खाने की विरासत संभाल के रखनी है तो पहले आपको पिछले 10 बरस का खाना याद करना पड़ेगा। उससे पहले का जिक्र मैं नहीं कर रहा हूँ कि भारत की आखिरी जनगणना 2011 की थी। तब जो व्यक्ति, लड़का लड़की पैदा हुआ होगा, उसकी आज उम्र 12-13 वर्ष की होगी। इस सदी ने जब करवट ली, जब आप लगभग अवकाश ग्रहण करने की स्थिति में पहुँच रहे थे सदी के अंत तक, उस समय जो पैदा हुआ होगा उसकी उम्र 24-25 वर्ष की होगी। तो 12-13 वर्ष का जो बच्चा आज है उसकी भी खाने की अपनी पसंद है। तो क्या कभी उसने जो नानी दादी के हाथ का खाना है खाया है?
क्या उसने घर में खाना खाया है? आप में से कितने लोग हैं जो पढ़ने के लिए छात्रावास में आ गए, बाहर गए, बोर्डिंग स्कूल में गए? तो आपने वो खाना कब खाया जो घर में घर का खाना कहलाता है? तो जो घर के खाने का जायका होता है, हर घर की अपनी परंपरा होती है। अब बंगाल से हैं भट्टाचार्य जी साहब, तो वो घोटी हैं कि बांगाल हैं, वो सिलचर वाले हैं, कछारी हैं कि बारिसाल वाले हैं, या चिटगांव वाले हैं, या ढाका के आसपास के थे, गोरिया हाट के कलकत्ता के थे, या नॉर्थ कलकत्ता के डमडम के या सियालदा के। हर जगह के खाने में 19-20 का फ़र्क है। कल इनसे चर्चा हो रही थी, हम मुर्शिदाबाद गए तो मुर्शिदाबाद में एक बड़ा राजसी हज़ारद्वारी के बाद दर्शनीय स्थान बड़ी कोठी है, उसको चलाने वाले एक मारवाड़ी सज्जन हैं, तो वहाँ शुद्ध शाकाहारी खाना मिलता है। अब वो न तो उसका बंगाल से कोई लेना देना है, न बंगाल या मुग़लों की विरासत से कोई लेना देना है। अब बात करें अगले 10 वर्षों की, 20 वर्षों की, मुझे लगता है कि आज जो हम खा रहे हैं, दिल्ली में राजकुमार भाई ने तो बहुत भड़क के कहा कि मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता कि लोग मोमो क्या खाते हैं, सफ़ेद सफ़ेद बड़ी गलीज चीज़ होती है। मगर उनकी दिक्कत मेरी पीढ़ी की दिक्कत है। मोमो ने जिस तरह से मुर्ग टिक्का मसाला ने फिश एंड चिप्स को अपदस्थ कर दिया था विलायत में, उसी तरह से अपदस्थ कर दिया है दिल्ली में कबाब को मोमो ने। आज आपको जो भाप से पका मोमो होता था, वो तंदूरी मोमो भी मिलता है, उसके भीतर हॉलैंडेज सॉस भी होता है, उसके भीतर चाउमीन भी भरा जाता है, और उसको आप 100 आइलैंड ड्रेसिंग के संग भी खा रहे होते हैं। और एक तो इतने कलाकार मित्र हमारे हैं, उन्होंने चॉकलेट का मोमो भी बना दिया है, और जिन्होंने चॉकलेट का मोमो बनाया है, मैं आपको बताऊं, वो मोमो की जन्मभूमि की राजकुमारी रोहिणी सिंह हैं, जो भारतीय राजकुमारी थी, जिनका नेपाल के राणा परिवार में विवाह हुआ। उन्होंने अपनी पुस्तक में एक चैप्टर मोमोज का लिखा है, और उसमें मुझे उपकार भी हम पर किया है, जो चॉकलेट का मोमो भी बनाकर हमें खिला दिया है। आप कहीं हिमाचल में जाएं तो वहाँ आपको समोसे में चाउमीन मिल जाएगा, पराठे में चाउमीन मिल जाएगा। तो क्या हम ये मानकर चलें कि अब हमारी खान पान की विरासत निरंतर विदेशी होती जा रही है? टेक्नोलॉजी के चक्कर में हम रेडीमेड मसाले खोल के बना रहे हैं। ये मसाला पाव भाजी मसाला है, ये मसाला तंदूरी मसाला है, ये मसाला बटर चिकन मसाला है, ये कोरमा मसाला है, ये कलिया मसाला है, ये सालन मसाला है। अब हमारे खाने की परंपरा में जो सबसे अच्छी चीज़ थी कि मसाला ताज़ा पिसता था, सिलबट्टे पे कुटता था, इमाम दस्ते पर। अगर हमने टेक्नोलॉजिकली मास प्रोड्यूस प्री पैकेज मसाला ही जीवन भर खाया है, तो देसी घी और विदेशी घी का जो चक्कर है, मेरी नातिनी ने घी पहली बार जब पहाड़ में भैंस का खाया तो कहा इसमें बड़ी बदबू आ रही है। मैंने कहा तुम्हारा दिमाग ख़राब है, घी की खुशबू है। 3-4 बार मैंने लगा कि वो सूंघनी वाला काम किया, उसका नहीं, बदबू है। उसका कारण ये था कि उसने अपनी ज़िंदगी में तब तक असली घी कभी खाया ही नहीं था। कभी मिल्कमेड, कभी अमूल, कभी बाबा रामदेव जी की पिटारी, और उसमें जो घी था वही घी की कसौटी थी, और तो कसौटी उसके लिए थी ही नहीं। मुझे चिंता का विषय ये होता है कि टेक्नोलॉजी ने जब से प्रेशर कुकर शुरू कर दिया, तो आपने कहा इसमें सब कुछ गल जाएगा, राजमा भी गल जाएगा, छोले भी गल जाएंगे, नहीं होगा तो थोड़ा सोडा बाकार पेल देंगे, और उसके बाद खाना बनाने में कोई दिक्कत होगी नहीं। अब तो ये है कि हल्दीराम से आप रेडीमेड पानी पुचके का पैकेट ले सकते हैं, रेडीमेड जलजीरे का मिश्रण आता है, और अगर आपको उससे तसल्ली है तो आप खुश हो लीजिए कि हमारी विरासत चाट की अद्भुत है। मुझे लगता ये है कि हमको थोड़ा श्रम इस बारे में करना चाहिए, जिसलिए मैं इन मित्रों का जिक्र बार बार कर रहा था। जो मित्र एबटाबाद से चले और जबलपुर जिन्होंने अपना घर बनाया, जिन्होंने हमको भिंड मुरैना का पेड़ा चखाया, मेरे लिए वो अब गोल्ड स्टैंडर्ड है। अब उसकी विधि भी उन्होंने मुझे समझाई थी। मगर जो लोग अपने पेड़े का जिक्र करते हैं, उससे मैं कहूँगा भैया तुम बताओ कि तुम्हारे पेड़े की खासियत बनाने की क्या है, इंग्रेडिएंट्स की क्या है, तब हम आगे बात करें, वरना आगे बात नहीं करेंगे। अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, भोजन में एक सबसे बड़ा सुख ये है कि पुराना वो सूत्र वाक्य है कि भूखे भजन न होई गोपाला। आध्यात्म वाध्यात्म कला संगीत वंगीत की बात बेकार है, पहले पेट भरा होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि मेरे हिस्से का भोजन कल दाने दाने पे खाने वाले का नाम था, आप नहीं खा सकते हैं। गूंगा जो है वो गुड़ का रस खुद ही खोलता है और मुंडी हिलाता है। और दिक्कत क्या है कि भोग हो कि संभोग हो, रजनीश के उदाहरण हैं, इनका सुख दूसरे के माध्यम से कल्पित आभासित वर्चुअल रियलिटी में नहीं हो सकता। ये आपके दिमाग में किसने एक प्लांट कर दिया इलेक्ट्रोड, और चूहे की तरह मैं मस्त रहा, मैंने खाना छोड़ दिया, चूहा मर गया। मतलब वो इतना मुग्ध हो गया उस सेंसेशन से
कि स्टिमुलेशन से कि उसने खाना ही नहीं खाया। तो ये दुर्गति किसी की ना हो, आप लोग सब खाएं, पचाएं, आपको बदहज़मी हो, उसके बाद आप चाहे हाजबोला खाएं, चाहे दाढ़ीमाश्टक खाएं, चाहे लंगाश्टक खाएं, और खुश होकर कहें कि हमारी उसमें जिस बारे में मैं बहुत आशावादी हूँ। और यहाँ मैं समाप्त करूँगा अपनी बात। मुझे लगता है कि भारत ने अगर कहीं दिग्विजय की है तो खाने के क्षेत्र में पहले ही कर ली है। हम सॉफ्टवेयर सुपर पावर जब बनेंगे, चौधरी जी की कृपा से बनेंगे, मगर खाने में ये हुआ कि सारी दुनिया दीवानी है आयुर्वेद की, वीगन फूड की और ऑर्गेनिक फूड की। और हमारे गरीब भुखमरे भिखमंगे हिंदुस्तानी की असलियत क्या थी कि वो कहता था कि रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी, देख पराई चूपड़ी मत दलचावे जी। अर्थात हमें तो डेयरी भी नहीं मिल रही थी, गाय का घी तो हमारे लिए था ही नहीं, हम बेचते थे, अगर बनाते थे तो बेचते थे। और हम खाते क्या थे, हम तो ऑर्गेनिक ही खाते थे। तब तक फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, प्रिजर्वेटिव्स थे ही नहीं, तो हमारे खेत में जो उगता था वो ऑर्गेनिक था। और हम बेचारे जब दूध भी नहीं पीते थे, शहद तो मैसर नहीं होता था, इलाज के लिए होता था, हम पूरा वीगन खाना खाते थे। तो आज जो दुनिया दीवानी है आयुर्वेद की, वीगन की, ऑर्गेनिक की, वो तो हमारा हज़ारों साल पुराना खाना है। तो मैं बड़ा आश्वस्त हूँ कि आने वाले 25 साल में लाख षड्यंत्र हमारे खिलाफ अमेरिकन सिस्टम ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस करे, FDA करे, वो करते रहते हैं। आज ब्रह्मचलानी ने कहा है कि ये तो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इंटरवेंशन इन आवर सॉवरेंटी है। तो हमारे खाने पीने की सॉवरेंटी में ये कभी सफल नहीं होगा, क्योंकि हम 1.5 अरब आबादी का देश हैं। 1.5 अरब आबादी तो हमारे खाते की है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका मिला लें तो हमको बाकी बाज़ार की ज़रूरत नहीं है। हम लोग खाएं पिएं, आप सबकी भूख खुले, ये मेरी कामना है। धन्यवाद।